ईरान ने जिस F-15 को मार गिराया है उसके पायलट को खोजा जा रहा है। अचानक से यह पायलट युद्ध का भविष्य बन गया है। अगर पायलट ईरान के कब्जे में चला गया तब ट्रंप का विरोध अमेरिका में और बढ़ जाएगा। अमेरिका में एक्सपर्ट अभी तक ट्रंप की स्ट्रेटजी की आलोचना कर रहे थे कि बिना कारण ईरान पर हमला किया, लेकिन अब वे विमानों को भेजने, पायलट की ट्रेनिंग और एयरफोर्स की नीतियों की भी आलोचना करने लग जाएंगे। अमेरिका में सैनिकों की जान बहुत बड़ी बात होती। अगर ईरान ने पायलट को बंधक बनाकर उसका फुटेज, वीडियो जारी कर दिया तो कांग्रेस, सेना के परिवार, वेटरन के समूह सब मिलकर ट्रंप पर दबाव डालने लग जाएंगे कि युद्ध को रोकिए, पायलट की रिहाई के लिए बातचीत कीजिए। अभी से ही रिटायर्ड जनरल टीवी पर आकर कहने लगे हैं कि अमेरिका ने अपने इतिहास में ऐसी भयानक गलती नहीं की। अमेरिका के लिए ईरान नया वियतनाम बन गया है। सबकी नजरें इस पर हैं कि पायलट को कैसे बचाया जाता है। विमान के 2 पायलटों में से एक को अमेरिका की वायुसेना ने रेस्क्यू मिशन के बाद निकाल लिया, लेकिन अभी तक दूसरे पायलट का पता नहीं लग पाया है। दूसरे पायलट की पहचान भी सामने नहीं आई है। दूसरे पायलट की तलाश ईरान भी कर रहा है और अमेरिका भी। अटकलें चल रही हैं कि पहले कौन पकड़ेगा। ईरान ने पकड़ लिया तब क्या होगा। ब्रिटेन की अखबार टेलीग्राफ ने लिखा है, अगर अमेरिका अपने पायलट को बचा लेता है तो कमाल की बात होगी। तब अमेरिका ईरान पर और जोर से हमले करेगा। इस पायलट की रिहाई से पहले ट्रंप और पीट हेग्सेथ के लिए मुश्किल हो जाएगा कि ईरान पर हमला तेज करें। पायलट की रिहाई की किसी भी बातचीत में अमेरिका का शामिल होना अपमानजनक स्थिति में डाल दे। एक दलील यह भी दी जा रही है कि ईरान पायलट को छोड़ भी सकता है ताकि सबको दिखा सके कि मानवाधिकार के नियमों का वह पालन कर रहा है। क्या अमेरिका ईरान का यह एहसान लेना चाहेगा? अमेरिका अपने सैनिकों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिस तरह से ईरान इंफ्रारेड सेंसर से अमेरिकी विमानों को गिरा रहा है, क्या अमेरिका हिम्मत कर पाएगा कि अपने विमानों को पायलट की तलाश में फिर से भेजे? ईरान में पायलट को पकड़ने वालों के लिए $60,000 के इनाम की घोषणा हो रही है। सरकार कह रही है पायलट को जिंदा सेना को सौंप दिया जाए, यानी अभी तक पायलट ईरान के कब्जे में नहीं आया होगा। इस घटना से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की यादें भी आ रही होंगी। फरवरी 2019 में ऑपरेशन बालाकोट के दौरान उनका MiG-21 बाइसन LOC से 7 किलोमीटर दूर क्रैश कर गया। पाकिस्तान ने उन्हें बंधक बना लिया। सेना से पहले उन तक होरन कोटला गांव के लोग पहुंच गए और अभिनंदन पर हमलावर हो गए। उन्हें काफी चोटें भी आई, लेकिन अभिनंदन ने सेना के आने तक अपने आप को बचाए रखा। पाकिस्तान की सेना ने हिरासत में लेकर वीडियो भी जारी किया। बाद में पाकिस्तान ने उन्हें छोड़ दिया। F-15 विमान के गिराए जाने की खबर के बाद से पायलट की ट्रेनिंग को लेकर कई तरह के विश्लेषण छप रहे हैं। पुराने पायलट को खोज कर अमेरिका के अखबार उनकी राय छाप रहे हैं कि विमान के क्रैश होने की स्थिति में पायलट को कैसी ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हीं सब लेखों से पायलट को लेकर माहौल बन जाएगा जो ट्रंप के खिलाफ भी जा सकता है। इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि अगर ईरान ने टीवी पर पायलट की परेड का वीडियो प्रसारित कर दिया तो यह जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन होगा, मगर इससे ईरान को हुर्मुज के अलावा अपना दमखम दिखाने का एक और मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ अगर उसने पायलट की कोई जानकारी नहीं दी तब भी वह इस मौके का फायदा उठा सकता है। खबर है कि अमेरिका अपने पायलट को बचाने की कोशिश में कॉम्बैट सर्च और रेस्क्यू यूनिट्स को भेजने वाला है, जो हेलीकॉप्टर से इस इलाके की छानबीन करेंगे। जहां पर हेलीकॉप्टर नहीं जा पाएगा वहां रेस्क्यूअर छलांग लगाएंगे और पैदल जाकर तलाश करेंगे। जाहिर है ये काम खतरनाक है और अमेरिका इस काम के लिए अपने सबसे माहिर सैनिकों को भेज रहा है। इसीलिए पायलट को कौन अपने कब्जे में लेता है, इस समय सबसे बड़ा सवाल बन गया है। ईरान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं कहा उसने पायलट को बंधक बना लिया है। ईरान से आने वाले वीडियो बता रहे हैं कि जिस इलाके में F-15 क्रैश हुआ है उस इलाके में अब अमेरिका के बचाव विमान गश्त लगा रहे हैं। ईरान के आसमान में विमान उड़ाने का खतरा है,
उसके बावजूद भी वहां जाकर पायलट को बचाने के प्रयास में लगे हुए। इसका मतलब है अभी अमेरिका अपने पायलट को बचाने की कोशिशों को नहीं रोक रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच एक तरह से रेस चल रही है। जैसे ही खबर आई कि ईरान ने अमेरिका के लड़ाकू विमान को मार दिया, अमेरिका के टीवी मीडिया में सनसनी फैल गई। न्यूज चैनलों पर जिन विमानों को अजेय दिखाया जाता था, उन्हें दिखाया जाने लगा कि ईरान कैसे टारगेट कर रहा है। 3 अप्रैल को मीडिया में कई विमानों के नाम चलने लगे जिन्हें ईरान ने हिट किया या गिरा दिया। 3 अप्रैल को ईरान ने कितने विमान गिराए, इसकी संख्या अभी निश्चित नहीं हुई है। 5 गिराए या 4 गिराए। मीडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार अब तक इस युद्ध में अमेरिका को 4 F-15E स्ट्राइक ईगल विमानों का नुकसान हुआ है। इनमें से 3 कुवैत में गिरे और अब एक ईरान के भीतर। एक F-35 ईरान के हमले का शिकार हुआ, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। एक A-10 थंडरबोल्ट 2 फारस की खाड़ी में गिरा। इराक के ऊपर KC-135 क्रैश किया। इसमें सवार 6 लोगों का क्रू मारा गया। ईरान ने दावा किया कि हमला उसकी मिलिशिया ने किया, लेकिन अमेरिका ने पुष्टि नहीं की। एक E-3 अवाक्स प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमले का शिकार हुआ। उसी प्रिंस सुल्तान बेस पर 5 टैंकर बर्बाद हो गए। इराक के कैंप विक्ट्री में ड्रोन के हमले से एक HS-60W हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ। 2 HS-60W हेलीकॉप्टर भी ईरान के हमलों में क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा अमेरिका को कई रीपर ड्रोन्स का भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर अमेरिका को अब तक $3 अरब से ज्यादा का नुकसान बताया जा रहा है। रोज का तकरीबन $1 अरब का खर्चा अलग से। मीडिया अनुमान के अनुसार अमेरिका ने अब तक इस युद्ध पर करीब $35 अरब खर्च कर दिए हैं। 3 अप्रैल को ईरान ने F-15 A-10 थंडरबोल्ट 2 को गिरा दिया। दोनों ही लड़ाकू विमान माने जाते हैं। एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर HS-60W को भी हिट किया गया, जो सुरक्षित लैंड कर गया। A-10 थंडरबोल्ट 2 को वॉट हॉक कहा जाता है। यह F-15 के पायलट को ढूंढने के मिशन में गया जब इस पर हमला हुआ। पायलट को विमान से इजेक्ट करना पड़ा और विमान फारस की खाड़ी में जा गिरा। विमान का मलबा निकाल लिया गया है। इन 2 विमानों के अलावा हेलीकॉप्टर को भी हिट किया। यह हेलीकॉप्टर F-15 विमान के पायलट के बचाव में गया था जब हमला हुआ। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद इससे धुआं निकलने लगा। CBS न्यूज चैनल ने इस वीडियो की पुष्टि की है। इस हेलीकॉप्टर के बारे में खबर है कि यह इराक में लैंड कर गया है और इसका चालक दल सुरक्षित है। अमेरिका अब अपने नुकसान नहीं छिपा पा रहा है। पेंटागन अभी तक घायलों की संख्या कम बता रहा था, लेकिन अब वह भी 300 के पार बताने लगा है। एक दिन पहले इंटरसेप्ट ने रिपोर्ट किया था कि 700 से अधिक सैनिक घायल हुए हैं या मारे गए हैं। पेंटागन ने मरने वाले सैनिकों की संख्या 13 ही बताई है। अमेरिका की वायुसेना उसकी सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। इसी के दम पर वह दुनिया में कहीं भी हमला करता है, तमाम देशों को इसकी तस्वीरें दिखाकर डराता रहता है। पिछले साल जून में अमेरिका से B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी और रास्ते में ईंधन लिया हवा में और ईरान पर हमला किया, लौट आया। ईरान रोक नहीं पाया। लगता है ईरान ने उस समय अमेरिका को जाल में फंसा लिया। B-2 बॉम्बर के सामने ईरान काफी कमजोर नजर आया। लगा उसके पास इसे रोकने का तरीका नहीं। ट्रंप का हौसला इससे भी बढ़ा होगा कि ईरान के भीतर तक जा सकते हैं, लेकिन इस बार उल्टा पड़ गया। 3 अप्रैल को ईरान ने दावा किया कि उसने F-35 को टारगेट किया है। दूसरी बार F-35 को टारगेट करना बहुत बड़ी बात थी। पहली बार तो हिट किया, जिसके बाद उस लड़ाकू विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट भी सुरक्षित बाहर आ गया, मगर इस बार विमान को गिरा दिया गया। कुछ घंटे बाद साफ हुआ कि यह विमान F-35 नहीं, F-15E था। लेकिन यह भी कोई मामूली विमान नहीं कि ईरान की कामयाबी मामूली और तुक्के की लगने लगे। 3 हफ्ता पहले ही ईरान ने F-15 सीरीज के 3 लड़ाकू विमान कुवैत में गिरा दिए, जिनके बारे में अमेरिका यही कहकर लाज बचाता रहा कि कुवैत ने गलती से टारगेट कर लिया, ईरान के हमले से नहीं गिरा। ईरान ने विमानों को गिराकर अमेरिका की शक्ति और टेक्नोलॉजी दोनों को चैलेंज कर दिया है। कहा जा रहा है ईरान रेडार सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर रहा। रेडार का सिग्नल विमान तक जाता है और विमान को तब पता चल जाता है कि उसे किसी रेडार ने फॉलो कर लिया है, लेकिन ईरान इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल कर रहा है। इससे विमान से निकलने वाले ताप से पता लगा लेता है
कि किस जगह पर विमान है और विमान को पता ही नहीं चलता उसे किसी सिस्टम ने टारगेट किया है। आईआरजीसी का कहना है उसके पास नए तरह का एरोस्पेस डिफेंस सिस्टम है। अब आप सोचिए अमेरिका की कितनी बदनामी हो रही है। उसके लड़ाकू विमान के सिस्टम को पता ही नहीं चला, ईरान के इंफ्रारेड सेंसर ने टारगेट पे ले लिया है। युद्ध के पहले हफ्ते में उसकी वायु सेना को नष्ट करने का अमेरिका दावा कर रहा था। ट्रंप प्रशासन ने बार बार दोहराया ईरान की नौसेना, ईरान की वायु सेना सब खत्म कर दी गई है। F-15 A-10 थंडरबोल्ट 2 के गिरने से 10 दिन पहले 24 मार्च को ट्रंप दावा कर चुके थे कि अमेरिका यह युद्ध जीत गया है। तेहरान और दूसरे शहरों के ऊपर हमारे विमान उड़ रहे हैं और ईरान कुछ नहीं कर सकता है। मैं चाहूं तो उनके सबसे बड़े पावर प्लांट को तबाह कर सकता हूं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। You know, I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other parts of their country. They can't do a thing about it. For instance, if I want to take down that power plant, that very big, powerful power plant, they can't do a thing about it. लेकिन 10 दिन के भीतर खबर आ गई कि ईरान ने अपनी वायु सीमा में अमेरिका के कई विमानों को चेज किया, हिट कर दिया, गिरा दिया। अमेरिका इन खबरों को हल्के में नहीं ले पाएगा। न व्हाइट हाउस, न अमेरिका की सेना, न उसकी जनता। युद्ध शुरू होने के बाद से ही अमेरिका के अखबारों में ईरान की वायु सेना को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, मगर ईरान ने बता दिया कि वह इसलिए होर्मुज पर दबाव नहीं बना रहा था क्योंकि उसकी वायु शक्ति खत्म कर दी गई, बल्कि होर्मुज का ईरान की वायु शक्ति से अब कोई संबंध नजर नहीं आता। ईरान की जिस वायु सेना को खत्म मान लिया गया, अचानक से उसने अब मिसाइलों की जगह ले ली है, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया था। अभी तक दुनिया के एक्सपर्ट ईरान की मिसाइलों का अध्ययन कर रहे थे, उसकी खूबियों को बांच रहे थे। अब फिर से ईरान की वायु सेना की शक्ति का अध्ययन करने लग जाएंगे। ईरान ने युद्ध के आसमान में अमेरिका की वायु श्रेष्ठता को चैलेंज कर दिया। 24 घंटे के भीतर ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से अमेरिका के 2-2 विमानों को गिराया है। ईरान अब कहने लगा है कि F-35 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन कंगाल हो जाएगी, उसका विमान खरीदने लायक नहीं रहेगा। यह काफी महंगा विमान माना जाता है। लॉकहीड मार्टिन का F-35 विमान 5वीं जनरेशन का है, 2015 में लॉन्च हुआ था। उसके मुकाबले F-15 काफी पुराना है। 1976 में बना यह विमान 4थी जनरेशन का जेट माना जाता है। 1982 के लेबनान युद्ध में इसका काफी इस्तेमाल हुआ। इसके नए मॉडल की कीमत 800 से 900 करोड़ से भी ज्यादा बताई जाती है। दूसरा विमान है A-10 थंडरबोल्ट 2 सबसोनिक अटैक विमान, 175 करोड़ से ज्यादा इसकी कीमत बताई जाती है। इस विमान की खासियत है कि यह जमीन के काफी करीब उड़ सकता है, इसलिए जमीन पर काम कर रही सेना को मदद पहुंचाता है। F-15 के क्रैश होने के बाद इसे बचाव कार्य के लिए इसीलिए भेजा गया, लेकिन यह खुद भी हमले का शिकार होकर फारस की खाड़ी में क्रैश हो गया। क्योंकि यह जमीन के काफी नजदीक उड़ता है, इसलिए इसका ढांचा कई तरह के सुरक्षा कवचों से लैस होता है ताकि जमीन से हमला हो तो विमान को नुकसान ना हो। लेकिन ईरान के हमले ने इसे क्रैश कर दिया। पायलट सुरक्षित। अमेरिका के सैन्य निवेश, बजट, खर्च, नुकसान की बातचीत मिलियन बिलियन से नीचे नहीं होती। उसकी सेना सबसे आधुनिक, सबसे खर्चीली, सबसे बड़ी मानी जाती है। लेकिन उसकी इन्हीं खूबियों ने उसे ईरान की छोटी छोटी मिसाइलों और ड्रोन के आगे कमजोर बना दिया। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू ने अनुमान लगाया है कि ईरान 6,770 मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर चुका है। 5 हफ्ते बाद भी उसका हमला कम नहीं पड़ा। 4 अप्रैल को आईआरजीसी ने अपने हमले की 93वीं वेव लॉन्च की। तमाम दावों के बाद आज भी ईरान हमला कर रहा है। क्या उसकी सैन्य क्षमताओं को इतना कम आंका गया? फिर इस्राइल और अमेरिका के अरबों के खुफिया तंत्र क्या कर रहे थे? न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि ईरान बहुत तेजी से अपने मिसाइल बंकर रिपेयर कर रहा है। हमले के कुछ ही घंटों बाद फिर से काम करने लायक बना देता है। पेंटागन ने दावा किया है कि अब तक 11,000 ठिकानों पर हमला किया गया ईरान में।
हर दिन पीट हेग्सेथ 80 से 90% मिसाइल क्षमता खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि ईरान तेजी से उस नुकसान की भरपाई भी कर रहा है। क्या अमेरिका के करोड़ों के विमान, कई 100 करोड़ के विमान इतनी तेजी से युद्ध के मैदान पर लौट पाएंगे? आप विमानों की कीमत से अंदाजा नहीं लगा सकते कि दुनिया के लिए दोनों घटनाओं का नुकसान कितना बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जो भी कर रहे हैं, मीडिया अब उसे बेचैन भरी निगाहों से देख रहा है। अपनी तरफ से उन्होंने देश को संदेश देने की कोशिश की, सामने आकर युद्ध के बारे में बात की, अपनी कैबिनेट में लोगों को इधर से उधर कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन अमेरिका का मीडिया इन सब में भी उनकी घबराहट को नोट कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि ट्रंप इस अलोकप्रिय युद्ध को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए ऐसे काम किए जा रहे हैं। क्या युद्ध के बीच ट्रंप का पीआर बिगड़ गया है, या सब कुछ करके भी पीआर संभाल नहीं पा रहे? इकोनॉमिस्ट के पोल बता रहे हैं कि उनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत गिर गई है। रॉयटर्स इप्सोस का पोल बता रहा है कि युद्ध को लेकर अमेरिका के लोग हताश होने लगे हैं। 75% लोग ईरान पर जमीनी चढ़ाई के विरोध में हैं। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ईरान अमेरिका और इस्राइल को इतना नुकसान पहुंचा देगा। सोचा होता तो अमेरिका को मरने वाले और घायल सैनिकों का आंकड़ा छिपाना नहीं पड़ता। कई सैनिकों की मौत की रिपोर्ट आ जाने के बाद अब पेंटागन मान रहा है कि 13 सैनिकों की मौत के अलावा 365 सैनिक घायल हुए हैं। छोटी संख्या नहीं है। तो क्या पेंटागन भी मीडिया कवरेज को लेकर दबाव में आने लगा? जिम्बाब्वे में ईरान के दूतावास ने ट्रंप को छेड़ते हुए लिखा है, बोलो ट्रंप कब बात करोगे? ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी है, उसने खबर चलाई कि ईरान ने 48 घंटे के सीज फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अमेरिका की मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है कि विमान के क्रैश होने की घटनाएं ट्रंप और हेग्सेथ के उन दावों को पंचर कर रही हैं, जिसमें वे कहते थे अमेरिका इस वक्त ईरान के आसमान पर कंट्रोल कर चुका है। पीट हेग्सेथ तो 13 मार्च को ही कह रहे थे, हम ईरान पर सारा दिन विमान उड़ाते हैं, जहां चाहते हैं वहां बम गिराते हैं। युद्ध के 5वें दिन 4 मार्च को उन्होंने दावा किया था कि कुछ ही दिनों में ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कब्जा होगा, हम सारा दिन और सारी रात ईरान में विमान उड़ाएंगे। 1 महीने बाद हालत यह है कि फाइटर जेट क्रैश होने के बाद जिस विमान को बचाव के लिए भेजा गया वह भी क्रैश हो गया। We fly over the top of Iran and Tehran, fighters and bombers all day, picking targets as they choose. A few days, in under a week, the two most powerful air forces in the world will have complete control of Iranian skies, uncontested airspace. It means we will fly all day, all night, day and night, finding, fixing, and finishing the missiles and defense industrial base of the Iranian military, finding and fixing their leaders and their military leaders. Flying over Tehran, flying over Iran, flying over their capital. एक हमले से ईरान ने ट्रंप के सारे दावों को हवा में उछाल दिया, अपनी ताकत की सच्चाई दुनिया को दिखा दी खाड़ी के देशों। 3 अप्रैल के शो में हमने बताया था कैसे अमेरिका का मीडिया बता रहा है ट्रंप को युद्ध की गुलाबी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। 2 मिनट के वीडियो बनाकर युद्ध की हाईलाइट दिखाई जा रही। अगर ट्रंप को अपनी सेना की हालत का ठीक अंदाजा नहीं, तब फिर किस आधार पर उन्होंने ईरान के मंडरा रहे खतरों से टकराने के लिए अपने विमानों को भेज दिया? लगता नहीं अमेरिका के विमान जवाबी हमले के लिए तैयार भी थे। कोई कहीं से भाग आता है, कोई गिर जाता है, किसी की इमरजेंसी लैंडिंग होती। अपने युद्ध को जारी रखने के लिए ट्रंप ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए तुर्की की अर्थव्यवस्था जितना बजट मांगा है, $1.5 ट्रिलियन को भारतीय रुपए में बताने की कोशिश में हम भी उलझ गए कि इस नंबर को कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें। $1.5 ट्रिलियन मतलब करीब 1.4 करोड़ रुपए। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में ट्रंप कहते हैं हम बच्चों के लिए डे केयर, आम लोगों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस का पैसा नहीं लगा सकते, लेकिन उसी हफ्ते में $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट की पेशकश करते हैं। यह अमेरिका के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट होने जा रहा है। यह भी दिखाई दे रहा है कि भले ही ट्रंप 2-3 हफ्ते में युद्ध खत्म करने की बातें कर रहे हैं, मगर वे भी स्वीकार करते नजर आ रहे हैं कि युद्ध लंबा होता जा रहा है। ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रहा। जब भी उन्हें लगता है कि ईरान खत्म हो गया,
अब बस कब्जा करना बाकी है, तभी ईरान पलटकर जवाब देता है और सारा हिसाब गड़बड़ा जाता है। ट्रंप खुलकर ईरान के तेल पर कब्जा करने की बातें करने लगे, पोस्ट करने लगे हैं कि थोड़े और समय में हम हुर्मुज को खोलकर तेल लेकर अरबों कमा सकते हैं। उधर ईरान की संसद के स्पीकर चिढ़ाने लगे हैं, पूछ रहे हैं कि लाल सागर के बाब अल मंदाब चोक पॉइंट से दुनिया का कितना तेल, गेहूं, चावल और फर्टिलाइजर निकलता है, कौन से देश और कंपनियां वहां से सबसे ज्यादा व्यापार करती हैं। बाब अल मंदाब को लेकर हुथी अधिकारी बयान दे रहे हैं, अगर खाड़ी के देश युद्ध में शामिल हुए तो इस रास्ते को बंद कर देंगे। यूएई को लेकर खबरें चल रही हैं कि युद्ध में शामिल होने को लेकर बेचैन है, चाहता है अमेरिका का हमला जारी रहे। यूएई ने इन खबरों का खंडन किया, लेकिन बाब अल मंदाब को लेकर ईरान की धमकी को उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है कि हो सकता है